आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 के लिए डिस्कस करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, जब कोई सबस्ट्रेट रिएक्शन करता है अटैकिंग रिएजेंट से तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है। इसको हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट कह सकते हैं। ये इंटरमीडिएट फिर बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कई सारे टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट ये होते हैं। एक पहले वाला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये दूसरा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कार्बेनायन है, एनायन है। जैसे ये एनायन, एनायन होता है नेगेटिव चार्ज वाला, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और एक और तीसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट या रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है जिसे हम फ्री रेडिकल कह रहे होते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, दोबारा से रिकॉल करो अपने पुराने नॉलेज। जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से कोई भी एक है उसको हम सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। इसको जब हम किसी एसिड से या बेस से या फिर किसी इलेक्ट्रोफाइल से या न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते हैं, यानी अटैकिंग रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, तब इंटरमीडिएट बनता है। वो इंटरमीडिएट अभी हम फिलहाल 11th क्लास के लेवल तक कर रहे हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, और भी होते हैं, इसके अलावा भी ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये 3 मेन हैं। एक का नाम है कार्बोकैटायन, नाम में आ रहा है कैटायन। अगर कैटायन होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। तो कार्बोकैटायन आर पॉजिटिव होता है, यानी हम इसको बोलेंगे आर पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव। कार्ब एनायन, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तब हम उस इंटरमीडिएट को बोलेंगे कि ये कार्ब एनायन है या कार्बेनायन है। एक होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पर कोई चार्ज नहीं होता, हम उसे डॉट लिख देते हैं, बस एक आर ग्रुप लिखा, अल्काइल ग्रुप, या कोई और भी फ्री रेडिकल हो सकता है। सीएल फ्री रेडिकल भी हो सकता है, NO2 फ्री रेडिकल भी हो सकता है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल भी हो सकता है, लेकिन चार्ज इस पर कोई नहीं होगा। तो हम अब जो शुरू करेंगे एक एक करके, ये 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट आज की क्लास में करेंगे। एक कार्बोकैटायन, एक कार्बेनायन, एक फ्री रेडिकल। इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ये मैकेनिज्म के दौरान हमें काम भी बहुत आते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, कार्बोकैटायन डिस्कस करेंगे। कहते किसको हैं हम कार्बोकैटायन? एक कोई भी ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, 3 बॉन्ड पेयर हों उस पर। 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो चौथा बॉन्ड पेयर की जगह क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल होगा, खाली ऑर्बिटल होगा। जब भी डिफाइन करना हो कार्बोकैटायन को, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड पेयर्स with 1 vacant orbital is called as कार्बोकैटायन। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन इस कार्बोकैटायन की हो जानी चाहिए। क्या बताया मैंने? कार्बोकैटायन इज एन आयन, आयन है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो आयन ही बोला जाए, इन विच ए कार्बन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर ही होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, इसको कार्बोकैटायन नहीं कहेंगे एच पॉजिटिव को। भाई जब बोला ही है कार्बो, कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन पॉजिटिव, कार्बन पर पॉजिटिव होगा। 3 बॉन्ड होने जरूरी हैं इसमें। कार्बन की वैसे तो वैलेंसी 4 होती है, लेकिन इसकी वैलेंसी 3 रहेगी। एक जगह क्या होगा? खाली ऑर्बिटल होगा, वेकेंट ऑर्बिटल इसमें अवेलेबल होना चाहिए। अब हम इसका पहले नंबर पर स्ट्रक्चर करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, जब कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं तब 3 बॉन्ड पेयर का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए हम CH3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब ऑर्बिटल लेवल पर स्ट्रक्चर करना है। आपको दिया गया है CH3 पॉजिटिव, CH4 पॉजिटिव तो कभी भी बन सकता ही नहीं है क्योंकि वैलेंसी इसकी पूरी है। तो CH3 पॉजिटिव में स्ट्रक्चर बताने के लिए पहले नंबर पर हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। इस कार्बन की डिटेल देखो। कार्बन जो होता है
उसके आउटर शेल में 2s एंड 2p ऑर्बिटल होते हैं, ऐसा कुछ होता है। आउटर शेल ही तो बनाया करते हैं हम। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, 1 2 3 एंड 4। ये तो कार्बन एटम की बात है ना, लेकिन चार्ज पॉजिटिव है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन आप यहां से उठाकर इसको बाहर कर दोगे, तभी तो पॉजिटिव आएगा। कैटायन कैसे बनता है? कैटायन बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ता है, तो ये खाली ऑर्बिटल इसमें हो गया। जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे, उन 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना ली। ये एक H, ये दूसरा H, ये तीसरा H। 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट ऑर्बिटल को, बॉन्डिंग में आपको बताया था, वैकेंट ऑर्बिटल को शामिल नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड को शामिल करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp2 विद एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये वाला जो ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। जैसे आपने BH3 में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर है। अब जब sp2 होता है तो sp2 तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। उस ट्राइगोनल प्लेनर में एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो कि इसके परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा, वो हमें ड्रॉ करना होगा। तो वो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं कि एक जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसको कहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैं अगर यहां ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, तो sp2 होने की वजह से ये कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर होगा, एक कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल। इनसे क्या लगे हुए हैं? H लगे हुए हैं 3। इन 3 हाइड्रोजन को मैं कहां पर लिखूंगा? इन 3 हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिखूंगा, एक प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर, इनके बीच में एंगल, ये तो मैंने डॉट डॉट से जो शो किया जस्ट प्लेन शो करने के लिए किया है। ये एंगल 120 रहेगा, ये एंगल 120 रहेगा, ये एंगल 120 रहेगा। इस ट्राइगोनल प्लेनर के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, ये वाला p ऑर्बिटल, इसकी बात कर रहा हूं। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। ये पॉजिटिव चार्ज इस खाली ऑर्बिटल की वजह से है और इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होने की वजह से। ये इसका स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप ये ड्रॉ करोगे। और हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा तो आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे, और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो दिखाया है आपने, उसकी वजह से इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं। एक और भी बात बता सकता हूं मैं, एक और भी नाम दे सकता हूं मैं इसको, जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह से भी एक्ट कर सकते हैं। तो ये कार्बोकैटायन कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था। तो एक ये हमने कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। CH3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हम इसे नाम देंगे लुईस एसिड। क्या होगा? कार्बोकैटायन हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि इसके आउटर शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये सारी बातें इसके लिए काम की हैं, कार्बोकैटायन के लिए। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, ये अनस्टेबल होता है।
अगर आपको कहा जाए कि एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, एक कार्बोकेटायन है, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक तो CH4 है, एक CH3 पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे कि ये तो हाईली अनस्टेबल है क्योंकि इसका तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं है, इसका तो ऑक्टेट पूरा है। तो नॉर्मल कंपाउंड के कंपैरिजन में कोई भी दुनिया का कार्बोकेटायन कम स्टेबल होता है। लेकिन अगर हमें कई सारे कार्बोकेटायन दिए हैं तो हम उनमें स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटायन कम स्टेबल है। लेकिन सबस्ट्रेट से तो वो कम ही स्टेबल रहेगा, जिनके ऑक्टेट पूरे हैं उनसे तो वो कम ही स्टेबल रहेगा। एल्केन, एल्काइल हैलाइड, इथेन, इथीन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम रहेगी इन सब मॉलिक्यूल से। लेकिन हाँ, अगर दो कार्बोकेटायन दिए हैं तो दोनों अनस्टेबल है, लेकिन उन दोनों में एक ज्यादा स्टेबल होगा, एक कम स्टेबल होगा। ये बात हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएं कार्बोकेटायन के, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो कार्बोकेटायन कई सारे टाइप के होते हैं। एक प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है, CH3 पॉजिटिव है एक। मिथाइल कार्बोकेटायन, इसका नाम पता होना चाहिए आपको, इसको कहते हैं, नाम ही में CH3 मिथाइल कहा जाता है, तो मिथाइल कार्बोकेटायन। एक है CH3CH2 पॉजिटिव। अब ये CH3CH2 इथाइल है, तो इथाइल कार्बोकेटायन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इथाइल CC लिख देता हूं, कार्बोकेटायन पूरा लिखना है आपको। लेकिन एक मैं लिख सकता हूं CH3CH एंड CH3, यहां पर लिख दिया पॉजिटिव। ये आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल नहीं, प्रोपाइल होता तो किनारे पर प्राइमरी होता, ये होगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। एक और कार्बोकेटायन मैं लिख सकता हूं जिसमें एक कार्बन पर, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर 3 एल्काइल या मिथाइल ग्रुप लगे हैं, CH3, CH3 एंड CH3। इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं टर्शरी पूरे को, TERT, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो ये तो मिथाइल कार्बोकेटायन हो गया पहला। जो दूसरे वाला है इसको कहा जाता है, CH2 पर एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है, अपनी पुरानी नॉलेज रिकॉल करो, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी, जिसमें कार्बन पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तब मैं इसको बोलूंगा सेकेंडरी 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तीसरा वाला जो है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर 3 अल्काइल ग्रुप अगर लगे होते हैं तब हम इसको टर्शरी कार्बोकेटायन बोलते हैं। मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन 3 कार्बोकेटायन में ये तीनों के तीनों कम स्टेबल हैं सबस्ट्रेट से एंड प्रोडक्ट से। लेकिन हम इन तीनों की, चारों की आपस में स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। एक हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, और इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या फायदा मिलेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने से? यहां हमें अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने से क्या फायदा मिल जाएगा? मैं प्राइमरी का स्ट्रक्चर दोबारा लिख रहा हूं, CH2। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा कम कर देगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाने का मतलब ये नहीं कि सबस्ट्रेट से ज्यादा हो गई स्टेबिलिटी, किसी ऐसे के कंपैरिजन में जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गई। इस बात को समझना पड़ेगा। पहले तो ये समझो कि कार्बोकैटायन अनस्टेबल क्यों है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज किसी कारण से कम हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कुछ बढ़ जाएगी। वो कारण हमें मिल गया। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन दे करके वो क्या करते हैं, इस कार्बन पर नेगेटिव ले आते हैं, लेकिन यहाँ तो पहले से पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव कुछ मिनिमाइज हो जाएगा। अब ये तो है प्राइमरी। दूसरा एक मैं एग्जांपल लिखता हूं, CH पॉजिटिव, CH3, CH3, ये लिखा मैंने सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये वाला कार्बोकैटायन लिख लिया, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन सेकेंडरी जिसे नाम दिया हमने। इसमें देखो जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं वो दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे हैं। ये डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। तो मिनिमाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही कार्बोकैटायन स्टेबल होता चला जाएगा। यहां एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, और मैं अगर एक और तीसरा कोई ग्रुप देखता हूं, कार्बन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और जिस पर एल्काइल ग्रुप लगे हैं तीन, CH3, 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 ये तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। आप कह सकते हो कि तीन ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, दो ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, एक ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी टर्शियरी की होगी ना। इसे स्टेबलाइज करने वाले तीन ग्रुप्स हैं। तो मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का अगर कभी क्वेश्चन कोई सॉल्व करूंगा, ये कहा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम सेकेंडरी की होती है, सबसे कम प्राइमरी की होती है, और इससे भी कम अगर बोली जाए तो मिथाइल की हो जाएगी। CH3 पॉजिटिव सबसे कम स्टेबल निकलेगा क्योंकि इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कभी भी कार्बोकैटायन की कैसी बतानी है, प्राइमरी सबसे कम, उससे ज्यादा सेकेंडरी, उससे ज्यादा टर्शियरी। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बताई जाएगी, काम आएगी आगे चल करके जब हम हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पर ये काम आएगी आपको। तो ये मैंने कार्बोकैटायन के बारे में आपको बताया, तीन चीजें बताई, डेफिनेशन बताई कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर बताया है, और कार्बोकैटायन का आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिस्कस की है, स्टेबिलिटी बताई है। तो ये आपका इतना जो है वो क्लास 11 के लिए, और ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर जो हैं ये कॉम्पिटिशन में भी आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट या रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो है कार्बेनायन, कार्ब एनायन। एनायन है, देखो एनायन होने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज होगा। क्या डेफिनेशन इसकी हम दे पाएंगे, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तीन बॉन्ड पेयर इस पर लगे होते हैं, तीन बॉन्ड पेयर हो, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, तब हम इसे कार्बन आयन बोलते हैं। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है लोन पेयर। कभी भी कहीं भी एक नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब है लोन पेयर। कार्बोनियम आयन में वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बन आयन में लोन पेयर। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनता हूं कार्बन के आउटर शेल में, तो एक तो लोन पेयर हो गया नेगेटिव चार्ज की वजह से,
एक ये बॉन्ड पेयर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो इसका तो ऑक्टेट पूरा है। कार्बेनायन के ऑक्टेट पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये कम स्टेबल होगा। सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में ये भी कम स्टेबल होगा, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूंगा तो ज्यादा रहेगी। क्यों ज्यादा रहेगी? क्योंकि कार्बोनियम आयन में तो खाली ऑर्बिटल है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहां ऑक्टेट इसका पूरा है। वेल, कार्बोनियम आयन एंड कार्बन आयन को हम कभी कंपेयर करते भी नहीं है, दो कार्बन आयन को कंपेयर करेंगे। बस इतना हम कह सकते हैं इस कार्बन आयन के बारे में। पहली बात तो हमें यह पता चल गई कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच है। एक बात। दूसरी बात इसके लिए हमें पता चली कि ऑक्टेट पूरा है। तीसरी बात ये पता चली कि बॉन्ड पेयर 3 हैं। चौथी बात ये पता चली कि इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। और ये सारा का सारा कुछ कार्बन पर है, तभी कार्बन। किसी और एलिमेंट पर अगर ये कुछ है तब हम कार्बन आयन नहीं कहेंगे। अगर ऑक्सीजन पर है तो उसके लिए हम कार्बन आयन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां से इन 4 पॉइंट से डेफिनेशन निकाल लो। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैविंग ऑक्टेट कंप्लीट with 3 bond pair having negative charge at carbon atom is known as carbon ion। ऐसे करके कोई वर्ड याद थोड़ी करोगे डेफिनेशन की, यही इन 4 पॉइंट से हम निकाल सकते हैं। तो आप इन 4 पॉइंट के बाद डेफिनेशन सोच सकते हो कि क्या डेफिनेशन है। एन आयन एक आयन है इन विच कार्बन एटम है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होना चाहिए, कहीं नहीं। 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। अब नेगेटिव बोल दिया तो अंडरस्टूड है, लोन पेयर तो होगा ही। लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, अंडरस्टूड है, ऑक्टेट तो पूरा होगा ही। भाई 3 बॉन्ड पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये कार्बन आयन को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स हैं। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने जो एग्जाम्पल्स किए थे कार्बोनियम आयन के, ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम कार्बन आयन के कर सकते हैं। सेम एग्जाम्पल्स होंगे, बस चार्ज का फर्क आ जाएगा। एक तो आ जाएगा CH3 नेगेटिव, मिथाइल कार्बन आयन पूरा अगर हम इसे लिखेंगे तो मिथाइल कार्बन आयन। इथाइल कार्बन आयन CH3CH2 नेगेटिव जो कि प्राइमरी है। प्रोपाइल कार्बन आयन CH3CH3 नेगेटिव। ब्यूटाइल कार्बन आयन CH3CCH3, ट्रेशरी ब्यूटाइल कहना चाहिए इसे। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है, तो ट्रेशरी का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। यहां जिस कार्बन पर नेगेटिव है उस पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे। अब कोई भी कार्बन आयन किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जिसके पास ऑक्टेट पूरा है कम स्टेबल होंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था, वही एग्जाम्पल हम यहां लिखते हैं। जैसे CH4 है एंड CH3 नेगेटिव है, तो भाई इस का तो ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट इसका भी पूरा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कारण है, वैलेंसी पूरी नहीं है अभी। 3 ही वैलेंसी हो रही है, वैलेंसी 4 है इसकी, तो ये अनस्टेबल है एंड इलेक्ट्रॉन रिच भी है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच है। और अगर आप यहां एक CH3 लगा देते हो, CH3CH2, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डोनेटिंग ग्रुप है CH3। तो ये CH3 जब डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, पहले से ही नेगेटिव है और ये नेगेटिव दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसे, चार्ज तो और बढ़ जाएगा। इस चार्ज की वजह से तो ये कम स्टेबल था, तो डीस्टेबलाइजेशन बढ़ेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उतना ही कम स्टेबल होगा कार्बन आयन। दैट मीन्स मैं एक स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स destabilize
कार्बन आयन, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं। कार्बोकैटायन के लिए फायदेमंद है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन आयन के लिए नुकसानदेह हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ही कम स्टेबल होगा कार्बेनायन। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको यहां से, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, सबसे कम स्टेबल रहेगा। यहां दो लगे हुए हैं, कुछ ज्यादा स्टेबल है, यहां सिर्फ एक लगा हुआ है, तो मिथाइल कार्बेनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो मैंने लिखा है ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखा है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप लगाते चले जाते हैं। तो ये एक सिंपल ऑर्डर आना चाहिए, और अगर कार्बन आयन कभी रेजोनेंस कर लेगा तो स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं बाद में इकट्ठी करके प्रॉब्लम तीनों की करा दूंगा, फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन की रेजोनेंस वाली। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा कार्बन आयन है जो हमारा ये है? ये प्राइमरी कार्बन आयन है, इथाइल कार्बन आयन। आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन आयन है। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन कौन सा है? ये टर्शरी कार्बन आयन है। ये तीन हमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अगर लिखने हैं, तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। एक ये ऑर्डर आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक रिएक्शन इंटरमीडिएट पर आते हैं। कार्बन आयन क्या है? इंटरमीडिएट। कैसे बनेगा? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्लस अटैकिंग रिएजेंट बन गया इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट तीन में से कोई एक हो सकता है, तो कार्बोनियम आयन हो सकता है, या कार्बन आयन हो सकता है, या फ्री रेडिकल हो सकता है। तो हमने पहले कार्बोनियम आयन डिस्कस किया, फिर कार्बन आयन डिस्कस किया, अब फ्री रेडिकल डिस्कस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन आयन का स्ट्रक्चर क्या है, तो कोई एक एग्जांपल लेकर के कर लो। मान लो आपको कहा जाए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन, यानी CH3 नेगेटिव का एग्जाम्पल लेकर के हम करते हैं। तो इसे ओपन करो, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक और सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज मतलब। सिग्मा बॉन्ड को कहां काउंट करते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। लोन पेयर को कहां काउंट करते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए कार्बन को, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया सीधे से। अगर आप इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ही लिखना चाहते हो पूरे, तो लिख लो। कार्बन आउटर शेल में 2s 2p। कितने इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के पास? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं 3, 1 2 एंड 3। ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ये तो लेकिन अभी कार्बन न्यूट्रल लिखा हमने, हमें बनाना तो नेगेटिव चार्ज है। कार्बन आयन की बात हो रही है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसको देना पड़ेगा एक्सेसिव, जैसे हमने कार्बोनियम आयन में हटा दिया था, इसको बाहर से एक एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो इसको बाहर से मिल जाएगा, उसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसे कहीं बाहर से मिला हुआ, तो अब ये लोन पेयर बन जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन की जगह। तो मैं अब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लिख सकता हूँ। 3 बॉन्ड पेयर लिख दिया, 1 2 एंड 3, और एक नेगेटिव चार्ज लिख दिया। तो अब सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो रहा वो sp3 रहा।
बिल्कुल बॉन्डिंग वाला चैप्टर याद करो, ध्यान करो, बॉन्डिंग वाला चैप्टर। अमोनिया का एक स्ट्रक्चर बनाया था हमने, बिल्कुल वैसा ही है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। पिरामिडल स्ट्रक्चर नाम दे दिया था उसे, होना चाहिए था, एक ज्योमेट्री थी जो होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन टेट्राहेड्रल विद लोन पेयर एट वन पोजीशन, ये वाली ज्योमेट्री जो आ जाएगी वो पिरामिडल आ जाएगी। तो ये कार्बन 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल हैं इसके, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल में हाइड्रोजन लगे हैं, एक एच, दूसरा एच, तीसरा एच, चौथे ऑर्बिटल में लोन पेयर है एंड नेगेटिव चार्ज है। तो कैसा नजर आएगा देखने में? ऐसा नजर आएगा, कार्बन एच 3 हो गए, एक पोजीशन पर ये लोन पेयर हो गया, तो मैं तो इसको पिरामिड जैसा बोलूंगा, कार्बन नेगेटिव पिरामिडल होता है स्ट्रक्चर। ये कार्बन नेगेटिव पिरामिडल होने की वजह से अमोनिया से रिजेंबल करता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है अमोनिया का, जैसा अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा ही बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर हमने डिसाइड कर लिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कार्बोनियम आयन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कार्बन आयन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होता, लोन पेयर की वजह से पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी, बॉन्डिंग से रिलेटेड चीज है। नेक्स्ट आता है इसके बाद फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में कार्बन होना जरूरी नहीं है। देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे कार्बोकैटायन, मतलब कार्बन, कार्बो बोल दिया ना, तो कैटायन कार्बन पर, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन मतलब कार्बन बोल दिया ना, एनायन, फ्री रेडिकल में तो कार्ब आ ही नहीं रहा है, तो मतलब इसके एग्जाम्पल नॉन कार्बन भी होते हैं, कार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन Cl एग्जाम्पल हो सकता है इसका, इसका एग्जाम्पल NO2 हो सकता है फ्री रेडिकल, डॉट लिखेंगे अभी मैं बताऊंगा डिटेल आपको। OH फ्री रेडिकल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके एग्जाम्पल? CH3 फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं, H फ्री रेडिकल भी हो सकता है। आप याद करो होमोलिटिक क्लीवेज जब पढ़ रहे थे, तो होमोलिटिक क्लीवेज में हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब करते थे, इलेक्ट्रॉन को ए एंड बी के इलेक्ट्रॉन को ऐसे तोड़ते थे कि ए का इलेक्ट्रॉन ए को मिल गया, बी का इलेक्ट्रॉन बी को मिल गया, तो होमोलिटिक क्लीवेज से ए डॉट फ्री रेडिकल बन जाता है, बी फ्री रेडिकल बन जाता है। इसको हम बोलते हैं कि ये होमोलिटिक क्लीवेज का रिजल्ट होते हैं। कब बनेंगे फ्री रेडिकल? होमोलिटिक क्लीवेज जब होगा तब फ्री रेडिकल बनेंगे। होते क्या हैं? वो कोई एक रिएक्शन इंटरमीडिएट जो न्यूट्रल हो। क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए फ्री रेडिकल होने के लिए? जो पहली रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रल होना चाहिए, जीरो चार्ज मतलब। दूसरी रिक्वायरमेंट, ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी 7, छोटे एलिमेंट में जैसे हाइड्रोजन वगैरह है 1 भी हो सकती है। तीसरी कंडीशन, बॉन्ड पेयर अगर कार्बन है तो बॉन्ड पेयर 3 रहेंगे, लेकिन ये तो नॉन कार्बन भी हो सकते हैं, फिर तो बॉन्ड पेयर क्लोरीन में तो एक भी नहीं होगा, ऑक्सीजन में एक हो जाएगा। लेकिन हम कार्बन को अगर फोकस करें तो कार्बन फ्री रेडिकल में 3 बॉन्ड पेयर जरूर होंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट। भाई पॉजिटिव को तो प्लस से लिख दिया, कैटायन को, एनायन को नेगेटिव से। फ्री रेडिकल को कैसे बताएंगे कि फ्री रेडिकल है? डॉट लिख देंगे बस उस पर, डॉट मतलब ना कोई चार्ज पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल, जीरो चार्ज। तो डेफिनेशन पता चल गई आपको। वो सब स्पीशीज मॉलिक्यूल, अब आयन तो नहीं बोल सकते ना, एन एटम और मॉलिक्यूल, आयन नहीं लिखा यहां, in which an atom have 7 electrons in its outer shell, या हाइड्रोजन के केस में तो 7 नहीं हो सकते, हाइड्रोजन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर शेल में, with zero charge is called as free radical।
चार्ज नहीं होना चाहिए कोई। इसमें भी वही एग्जाम्पल्स चलेंगे सारे के सारे जो हमने कैटायन एंड एनायन में किए थे। तो एग्जाम्पल्स आर CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, डॉट लिख रहे हैं कैटायन एनायन की जगह, CH3 CH3 H फ्री रेडिकल, CH3 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 फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलोगे? मिथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल है प्राइमरी 1 डिग्री, ये सेकेंडरी 2 डिग्री, ये टर्शरी 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये तीनों फ्री रेडिकल्स मैंने बता दिए। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी है। दे आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी की भी आउटर शेल में, लेकिन इसमें तो 7 है, तो इनको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी मदद करेगा ना। कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? मिथाइल। CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को, भले ही पॉजिटिव नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, ये हेल्प करेगा। यहां एक ग्रुप हेल्प कर रहा है स्टेबिलिटी में, यहां 2 ग्रुप हेल्प कर रहे हैं इसको, 2 अल्काइल ग्रुप मदद कर रहे हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने में, यहां 3 अल्काइल ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज फ्री रेडिकल। एंड कार्बोकैटायन को भी तो यही करते हैं, कार्बोकैटायन भी लिख दो। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बेनायन को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ही स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की ज्यादा होगी, जैसे कार्बोकैटायन में होती थी। कार्बोकैटायन में भी यही काम होता था। कार्बोकैटायन में हम स्टेबिलिटी टर्शरी की सबसे ज्यादा बताते थे, और फ्री रेडिकल में भी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी टर्शरी की ही बताएंगे। टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, सबसे कम मिथाइल कार्बोकैटायन। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी रहेगा। तो देखो, 2 की स्टेबिलिटी एक तरफ चलती है, कार्बोकैटायन की एंड फ्री रेडिकल की, एंड स्टेबिलिटी कार्बेनायन की बिल्कुल अपोजिट चलती है। कार्बेनायन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कार्बोनियम आयन का एंड कार्बेनायन का, ऐसे ही हम इसका भी स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। अपने जो बेसिक आपके हैं हाइब्रिडाइजेशन के, वो अप्लाई कर लो बस। बिल्कुल ऑड इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, कोई चार्ज नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन दिया इसने ना इलेक्ट्रॉन लिया। कार्बन लिख लो, आउटर शेल लिख लो, कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन से, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, 2s 2p
कार्बन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, 4 ही रखेंगे। लेकिन 3 ने कॉम्बिनेशन किया किससे? हाइड्रोजन एटम से। एक ये आ गया मेरे पास ऑड इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल होता है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हम इसको अनहाइब्रिडाइज्ड में काउंट करते हैं। अनहाइब्रिडाइज में कौन कौन काउंट होते हैं? या तो पाई बॉन्ड काउंट होता है, या खाली ऑर्बिटल काउंट होता है, वेकेंट ऑर्बिटल, या सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड कोई होता है या लोन पेयर होता है, उसको हम हाइब्रिडाइज में काउंट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो इसका हो जाएगा वो 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा विद अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। अगर sp2 है, कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर, एक ऑर्बिटल यहां, ऑर्बिटल को मैं लाइन से लिख रहा हूं, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे लिखना तो ऐसे चाहिए, लेकिन एक लाइन से लिख दिया मैंने ट्राइगोनल प्लेनर शो करने के लिए, 3 H लगा दिए एक प्लेन में, यानी 120 120 120 एंगल पर। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है इस प्लेन के, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब वो एक अलग डिस्कशन है कि इस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ा सा इस बॉन्ड पेयर एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी होता है, जैसे लोन पेयर होता है। तो लेकिन एक बेसिक आइडिया ये है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये CH3 का एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर रहेगा। हमें बेसिकली इसको ओरिजिनली ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है CH3 का, फ्री रेडिकल sp2 होता है। जब भी फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, कार्बोकेटायन sp2 होता है, कार्बेनायन sp3 होता है। तो ये मैंने 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको अभी डिस्कस किए। अगले सेशन में, इसकी अगली क्लास में, मैं आपको 2 चीजें और डिस्कस करूंगा। एक इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, एंड एक मैं डिस्कस करूंगा आपको हाइपर कॉन्जुगेशन। ये और चीजें हैं जो कहीं अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से, जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे एंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसको सबको लिख करके, आपको नोटबुक में अपनी लिख करके करना है, बिना लिखे नहीं करना है। नोट्स में ये आपके होना चाहिए, जो हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, उसमें ये नोट्स में आपके पास होना चाहिए। तो रिटर्न वर्क करना, ये सारा सिर्फ देखना नहीं है इसको, लेक्चर को।